हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हमने पढ़े थे इन्फ्लेशन और आज का सेशन होने वाला है क्लास 7 बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन शायद हम उसके काम करने के तरीके पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर की। आज हम इस भारी भरकम और जटिल विषय को एक बहुत ही स्पष्ट और मजेदार विजुअल यात्रा में बदल देंगे, ताकि इसका पूरा ढांचा शीशे की तरह साफ हो जाए। तो आज के सफर के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हम शुरुआत करेंगे बैंकिंग के बिल्कुल शुरुआती दौर से, फिर समझेंगे कमर्शियल और सहकारी बैंकों का आज का ढांचा, उसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक राष्ट्रीयकरण की, और अंत में देखेंगे रिजर्व बैंक और हमारी मुद्रा का बेहतरीन प्रबंधन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, बैंकिंग की शुरुआत इतिहास के पन्नों से। भारत में बैंकिंग का असली जन्म समझने के लिए हमें आज से लगभग 250 साल पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, 1770 का वो दौर जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। वहां से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए प्रेसिडेंसी बैंकों तक ये ऐतिहासिक सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया और बैंकिंग की जड़ें मजबूत होती गईं। इन्हीं शुरुआती और बुनियादी संस्थानों में एक बड़ा नाम आता है इलाहाबाद बैंक का, जो 1865 में शुरू हुआ था। और इसके बारे में सबसे कमाल की बात क्या है? ये कोई मामूली इतिहास नहीं है, बल्कि ये आज भी काम कर रहा भारत का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो साल 1894 का महत्व बहुत खास हो जाता है। ये साल पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का प्रतीक है। ये इतना ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक था जिसे पूरी तरह से भारतीय पूंजी यानी पूरी तरह से इंडियन कैपिटल के साथ शुरू किया गया था। ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, बल्कि वित्तीय आज़ादी की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। अब इतना समृद्ध और लंबा इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। सदियों पुराना ये इतना विशाल वित्तीय जाल आज के इस मॉडर्न और तेज तर्रार इकोसिस्टम में खुद को कैसे व्यवस्थित करता है? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे अगले हिस्से पर, कमर्शियल बैंक और आधुनिक बैंकिंग का ढांचा। इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का टैग हासिल करना। ये एक तरह का वीआईपी क्लब है। इसके लिए बैंक को कम से कम 5 लाख रुपए की शुरुआती जमा पूंजी यानी पेड अप कैपिटल दिखानी होती है, और उसका 1934 के रिजर्व बैंक एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल होना अनिवार्य है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरे बाजार को देखें तो ये इकोसिस्टम 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ साफ दिखाई देगा। एक तरफ है सरकार द्वारा संचालित पब्लिक बैंक जैसे एसबीआई और पीएनबी, जिनका एक बड़ा मकसद जन कल्याण भी है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और मुख्य रूप से बिजनेस और मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम में सिर्फ देसी खिलाड़ी ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बड़े नाम जैसे एचएसबीसी और सिटी बैंक भी इस मैदान में मौजूद हैं। चूंकि इनका मुख्यालय भारत के बाहर है और ये विदेशी मुद्रा में भी लेन देन करते हैं, इसलिए इन्हें 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फीमा के तहत बेहद सख्ती से रेगुलेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की ओर, ग्रामीण और सहकारी बैंक यानी भारत के कोने कोने तक बैंकिंग की पहुंच। बड़े शहरों की चमक दमक से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम देश की असली धड़कन यानी ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चलें तो वहां आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। इनका मालिकाना ढांचा बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और राज्य सरकार 15% की हिस्सेदारी बांटते हैं। इससे राष्ट्रीय ताकत, बैंकिंग विशेषज्ञता और स्थानीय समझ का एक गजब का संतुलन बन जाता है। इसी के समानांतर एक और कैटेगरी आती है जिसे नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। इनके बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इन पर सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने की वो कड़ी पाबंदी नहीं होती जो बड़े बैंकों पर होती है। यानी इन्हें रिजर्व बैंक के पास रिजर्व कैश रखने की उस तरह की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक पूरी तरह से अलग सिस्टम भी चलता है, जो है कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंकों का। 1889 के समय से शहरों में चले आ रहे ये बैंक्स आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची के दायरे से बाहर होते हैं।
इसका मतलब ये है कि ये आरबीआई की बैंक रेट लोन सुविधाओं का लाभ तो नहीं उठा सकते, लेकिन इनका मुख्य और सबसे सुंदर उद्देश्य अपने ही समुदाय के सदस्यों की आर्थिक मदद करना होता है। ढांचे और वर्गीकरण को समझने के बाद अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वो दौर था जब बैंकिंग पर नियंत्रण का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक हस्तांतरण हुआ। इसकी शुरुआत 1949 में आरबीआई के खुद के राष्ट्रीयकरण से हुई थी। इसका सबसे बड़ा मकसद था बैंकिंग को आम आदमी और किसानों की पहुंच में लाना। ये लहर 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों के ऐतिहासिक राष्ट्रीयकरण के साथ अपने सबसे ऊंचे शिखर पर जा पहुंची और 1980 में 6 और बैंकों को इसमें शामिल कर लिया गया। अब तक हमने जो भी देखा, उस इतने बड़े और जटिल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बॉस की, एक केंद्रीय शक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? हमारा 5वां हिस्सा इसी बारे में है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित हुआ रिजर्व बैंक असल में इस पूरे इकोसिस्टम का मास्टरमाइंड है। ये देश का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूमेगा, महंगाई को कैसे रोकना है, या फिर होम लोन की ब्याज दरें क्या होंगी, इन सब का कंट्रोल रूम असल में आरबीआई ही है। अगर हम रिजर्व बैंक की ताकतों और जिम्मेदारियों की लिस्ट देखेंगे तो सच में हैरानी होगी। ये एक ही समय में कई सारे रोल प्ले करता है। ये सभी बैंकों का सख्त रेगुलेटर है, विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक है, मुश्किल वक्त में बैंकों का बैंक है, और यहाँ तक कि खुद केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज और वित्तीय मैनेजमेंट का काम भी यही संभालता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो आरबीआई के एक ऐसे काम से जुड़ा है जिसे हम रोज अपने हाथों में महसूस करते हैं, भारत की मुद्रा का प्रबंधन। हम जो कैश रोजमर्रा के लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, उसके निर्माण का ये बेहद अहम जिम्मा एक विशेष संस्था पर है, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में SPMCIL भी कहा जाता है। इस पूरी व्यवस्था को अगर हम मैप पर देखें तो ये नेटवर्क काफी विशाल है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में नोट छपते हैं और 4 प्रमुख शहरों नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। ये सभी मिलकर दिन रात काम करते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था बिना रुके सरपट दौड़ती रहे। तो भारतीय बैंकिंग इकोसिस्टम की इस गहन यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जरा सोच कर देखिए, 1770 के उस एक अकेले बैंक से शुरू होकर आज के इस सुपर कनेक्टेड और रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले इकोसिस्टम तक का ये सफर कितना शानदार रहा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आने वाले कल की तकनीकें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन भारतीय बैंकिंग के अगले 100 वर्षों को कैसे बदल कर रख देंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।